नमस्कार साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए 7,547 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। और साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी अब आपका बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा। तो यदि दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूं। डेली दोस्तों आपको मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन अपने चैनल पर कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हम 85 प्लस 85 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में दोस्तों हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी कवर कर पाएँ। तो चलिए साथियों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में जीके जीएस कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो आज से दोस्तों हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मौर्य काल में मानक सिक्का क्या था? मौर्य काल में मानक सिक्का किसको कहा जाता था? दोस्तों क्वेश्चन के साथ आंसर आप खुद भी बताते चलिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। और वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? पण जिसे कहा जाता था। अब मौर्य काल की बात करूं तो मौर्य वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। 322 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने दोस्तों किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था घनानंद। घनानंद को इसने हराया था और उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको हराने में इसकी मदद किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र, जिसमें दोस्तों इसने राजनीति के बारे में बताया है। चाणक्य कौन बाद में बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बाद में दोस्तों यह बन गया था। चाणक्य आपको याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने गुरु भद्रबाहु किससे दोस्तों? गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा ली थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसके दरबार में कौन आया था, तो याद रख लीजिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। किसका दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन दोस्तों? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इसके दरबार में आया था और इसी के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। इसने दोस्तों मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका दोस्तों मेगस्थनीज ने लिखी है, जिसमें इसने मौर्य वंश के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखन पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह का त्याग किया था। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र दोस्तों 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था क्या? बिंदुसार। क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से दोस्तों बिंदुसार को जाना जाता है। किस नाम से? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार के बाद दोस्तों गद्दी पर बैठा था इसका पुत्र अशोक।
कौन बैठा था? अशोक बैठा था। अशोक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बात करूं कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हो गया था, जिसको देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और इसने जीवन में कभी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। और इसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? तो याद रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि अशोक के शिलालेख एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ को कहा जाता है। किसको? बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम क्या था? शासक था। तो मौर्य वंश से रिलेटेड ये सभी चीजें आपको जरूर से याद रख लेनी है। क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं कवर करा दूंगा। बस हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं, और अगला क्वेश्चन है आपका, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, विहार झील। विहार झील को दोस्तों मुंबई की मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात करूं कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोयना नदी। कोयना नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यह मंदिर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया राज्य है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं कि 40वां कौन सा है, तो 40वां ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर से आप याद रख लीजिएगा, धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया 40वां धरोहर है भारत का। कहाँ पर है दोस्तों? धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था धोलावीरा। ठीक है। इसका स्थानीय नाम पूछा जाता है धोलावीरा का, तो याद रख लीजिएगा कोटड़ा टिब्बा। क्या दोस्तों? कोटड़ा टिब्बा इसका स्थानीय नाम था। ठीक है। अब तेलंगाना राज्य की बात करूं तो तेलंगाना राज्य का बहुत अभी जल्दी इसका गठन किया गया है। डेट आपको याद रख लेनी है कि कब इसका गठन किया गया था, तो याद रख लीजिएगा 2 जून 2014। 2 जून 2014 में दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसीलिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की जो किसान महिलाएं थी, उन्होंने दोस्तों इन्हें क्या कहा था? सरदार की उपाधि दी थी। सरदार इन महिलाओं ने ही दोस्तों इन्हें कहा था, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो याद रख लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों भारत का बिस्मार्क, क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन तो आपको बचपन में याद किया होगा, भारत का बिस्मार्क। ठीक है। इनके जन्म दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि इनकी मूर्ति कहां पर है, तो केवड़िया गुजरात।
आपको याद होगा दोस्तों, केवड़िया गुजरात में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों इनकी मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पर? गुजरात में, केवड़िया गुजरात में। ये भी आपको याद रख लेना है। इनका डिजाइन किसने तैयार किया था इनकी मूर्ति का? तो नाम वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रामवी सुतार आपको याद रख लेना है। कौन दोस्तों? रामवी सुतार ने इनकी मूर्ति का डिजाइन तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों यह कथन कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज नाम की दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सन 1907 में, और उसी पुस्तक में इन्होंने यह बात कही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर किस गोलमेज सम्मेलन में कहा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था दोस्तों? नंगा फकीर कहा था। अब आइए मैं गोलमेज सम्मेलन की बात कर लूँ तो याद रख लीजिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था दोस्तों? 22 नवंबर 1930 में। नोट कर लीजिएगा, 22 नवंबर 1930 में। दूसरा दोस्तों 7 दिसंबर 1931 को हुआ था, और तीसरा दोस्तों 17 नवंबर 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। खिलजी वंश का दोस्तों यह शासक था। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी सेना किसने रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी राइट हो जाता है। अपने सैनिकों का हुलिया लिखना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ये 3 चीज आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, उत्तरी घाट को, या तमिलनाडु को, या किबितू को? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट को दोस्तों भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। और यह दोस्तों 6 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सहयाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयाद्री भी कहा जाता है। और भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है दोस्तों पश्चिमी घाट। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी? प्राण देवता पेंशन योजना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। यानी 75 वर्ष के ऊपर के जो पेड़ हैं उन्हें, जो उनके मालिक होंगे, उनको दोस्तों 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा से रिलेटेड एक चीज़ आपको याद रख लेना है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में। कहाँ पर दोस्तों? करनाल हरियाणा में है ये भी आपको याद रख लेना है। डेयरी की बात हुई है तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो ये दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। 1970 में दोस्तों अमूल ब्रांड की स्थापना की गई थी और 1998 के बाद दुग्ध उत्पादन में भारत पहला राज्य बना था। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपको याद रख लेना है, जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, लूनी नदी। लूनी नदी को दोस्तों भारत की अंतर्देशीय जल निकास की नदी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये अजमेर में दोस्तों अरावली, कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों ये निकलती है, ये भी आपको याद रख लेना है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, आप सभी को पता होगा। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर राजस्थान के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। यानी रण किसको कहा जाता है? मैदान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैदान को कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ आपको पेड़ ही पेड़, झाड़ देखने को मिलती है। उसी को दोस्तों राजस्थान की तरफ क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है। ठीक है, यदि लूनी नदी की बात करूं तो एक ऐसी नदी है जो दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहती है और इसका जल दोस्तों क्या है? शुरू में मीठा होता है। जब ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो इसका जल मीठा हो जाता है और जब ये कच्छ के रण में जाकर खत्म होती है यानी रण में पहुंचती है तो वहां पर जाकर इसका जो जल होता है इसमें नमकपन आ जाता है, यानी इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल शुरू में मीठा और बाद में खारा हो जाता है? तो लूनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से, अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करो। आपको बताना है निम्न का सही मिलान। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आप सभी को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी फर्स्ट का ये ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल को दोस्तों कृषक काल भी कहा जाता था, यानी किसानों के द्वारा खेती बाड़ी यहाँ पर की जाती थी। तो बी यहाँ पर आ गया। ऋग्वैदिक काल की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल चारागाह काल माना जाता है, सी आपका यहाँ पर आ गया। और बचा आपका मध्यकाल। मध्यकाल किसके लिए फेमस था? जमींदारी के लिए फेमस था, ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, वो देखकर आपको सही आंसर टिक कर देना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे पुरानी रेल हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नया नाम क्या रखा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। क्या दोस्तों? नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसी दिन दोस्तों इसका नाम रखा गया था नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चामुंडा राय। गंग नरेश राजमल चतुर्थ के मंत्री थे चामुंडा राय जी, और इन्होंने गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया था, याद रखिएगा।
ठीक है, चट्टान को काटकर एशिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी और यहीं पर मैंने आप सभी को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया था, शल्यलेखन पद्धति के द्वारा अपने देह का त्याग किया था। गोमतेश्वर मूर्ति का दोस्तों हर 12 वर्ष में एक बार महामस्तक अभिषेक किया जाता है, याद रखिएगा, महामस्तक अभिषेक किया जाता है 12 वर्ष में एक बार गोमतेश्वर जी की मूर्ति का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? अनाज एटीएम, यानी इससे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, गेहूं, चावल, बाजरा, इस तरीके से आपको इस मशीन के द्वारा मिल पाएगा अनाज। कहाँ पर इसका स्थापना किया गया है, कहाँ पर इस मशीन को लगाया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है, गुरुग्राम में। कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम में दोस्तों इस मशीन को स्थापित किया गया है। यदि मैं बात करूं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आदिवासी को उनकी स्थिति के अनुसार मिलान करो। यानी आदिवासी, एक तरफ आदिवासी दिए गए हैं और एक तरफ दोस्तों राज्य दिए गए हैं, आपको मिलान करना है कि कौन सा राज्य में ये आदिवासी समुदाय पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भील किसके साथ है? तो भील जनजाति दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गोंड की बात करूँ तो गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, आपका बी यहाँ पर आ जाएगा। लिम्बूस जनजाति की बात करूँ तो लिम्बूस आपकी सिक्किम में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोनियाक जनजाति की बात करूं तो नागालैंड आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कोनियाक एग्जाम में भी देखने को मिलता है, तो कोनियाक जनजाति को आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी, तेजपाल। तेजपाल ने दोस्तों क्या बनवाया था? माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। राजस्थान क्या है? राजस्थान कहाँ पर है आप सबको पता होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला एग्जाम में पूछी जाती है। अभी मैंने बताया अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। और अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन्होंने तकरीबन दोस्तों 80 मंदिर बनवाए थे, याद रखिएगा। इनका दोस्तों 30वां मंदिर कौन सा मंदिर है? कंदारिया, कंदारिया महादेव का मंदिर है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है, किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। खजुराहो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट करके आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है जोग, जोग जलप्रपात। जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी दोस्तों जलप्रपात कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रख लीजिएगा, शरावती नदी पर। कहाँ पर? शरावती नदी पर दोस्तों यह है, और कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में यह स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करूं तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। और कुचिकला जलप्रपात की बात करूं तो कुचिकल कहाँ पर है? वराह नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के दोस्तों वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही का मिलान करो। आपको सही का मिलान करना है। कौन सा कहाँ पर स्थित है? यदि मैं बात करूँ दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पहला किस में जाएगा दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। किस लिए फेमस है? हाथी और चीते के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? मानस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर लोग इसको याद रखते हैं दोस्तों। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। और किस लिए? टाइगर रिजर्व के लिए दोस्तों यह फेमस है। किस लिए? टाइगर रिजर्व के लिए। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो पेरियार वन्य जीव कहां पर है दोस्तों? ये केरल में है। ऑप्शन आपका केरल जाके सही हो जाएगा। सिमलीपाल कहां पर है? तो याद रख लीजिएगा, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। इनको आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके अच्छी तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, पेरियार भी दोस्तों, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी हाथियों के लिए ही फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की किस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। कितने क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आप 20 क्वेश्चनों में से सही कर पाए हैं, उसका आंसर आप जरूर से कमेंट करिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए और एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए दोस्तों डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चनों की वीडियो अपने चैनल पर मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।